हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज मेघना। आप सभी को पता है नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और अब यहाँ से आपको आपकी एक एग्जाम डेट का भी पता है फेज 1 के लिए 20th ऑफ दिसंबर। तो अभी से लेकर 20th ऑफ दिसंबर तक आपको सारे ही वो सब्जेक्ट, सारे ही वो सेक्शंस को ध्यान में रखना है जो आपके फेज 1 में आते हैं, इवन इफ इट इज नॉन मैरिड और मैरिड सेक्शन, राइट। सो इसमें से आपका एक रीजनिंग भी होता है जो आपका नॉन मैरिड सेक्शन का पार्ट है, मतलब इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं, बट आपको ये सेक्शन को क्वालिफाई करना होता है, इसका सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना होता है। आपका पूरा पेपर के अंदर कॉम्पोजिट टाइम आपको गिवन होता है 120 मिनट्स का, राइट। अब उस पूरे टाइम के अंदर आपको ये सारे सेक्शंस को टाइम देना है। साथ ही में ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो है मैरिड सेक्शन में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ और नॉन मैरिड सेक्शन में एटलीस्ट आप जो कट ऑफ क्लियर करने तक के जो स्कोर हैं, जो अटेम्प्ट्स हैं, वो कर पाओ, राइट। अब उसके लिए भी हमें एक सही टाइम अपना इन सब्जेक्ट्स को भी देना चाहिए, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, राइट। इन सब्जेक्ट्स को भी हमें एक सही टाइम देना पड़ता है ताकि हम एटलीस्ट उतने तो अटेम्प्ट कर पाए जितने हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन देयर विल बी टाइम मैनेजमेंट, है ना। हमें टाइम को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सारा दिन तो है नहीं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। तो इसमें आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना होता है। विद आउट अ प्लान आप कई बार यहाँ पे थोड़ा सा ब्लंडर भी कर सकते हो, ठीक है। तो उन सारी चीजों को बचने के लिए आप पहले से प्लान बना के रखिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीजनिंग के लिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी सो दैट यू कैन इजिली प्रिपेयर इन द राइट डायरेक्शन। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको सारी काफी चीजें समझ में आ जाएगी कि अब इतना हम कवर कर लें, इतने टाइम में कवर कर लें तो हमारा जो रीजनिंग वाला पार्ट है एटलीस्ट वो तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो गाइड बुक है आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। अगर आप नाबार्ड के पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो काफी चीजें हैं, आपको लेवल ऑफ एग्जाम नहीं पता होता, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता होता है, तो ये गाइड बुक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आपके इसके अंदर मिलेंगे आपको, जिसमें आपको पता चलेगा व्हाट इज द राइट लेवल ऑफ द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा, सिलेबस आपको इसके अंदर मिलेगा, काफी सारी चीजें आपको इस गाइड बुक के अंदर मिलेगी। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, तो आप इसको वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज कंप्लीटली फ्री। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द कट ऑफ। यहाँ पे कट ऑफ से स्टार्ट करते हैं, देन थोड़ा आइडिया लेके आगे चलेंगे कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि रीजनिंग के लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके टोटल वैसे क्वेश्चंस आपके कितने आते हैं एग्जाम के अंदर? टोटल 20 क्वेश्चंस हमारे आते हैं, ठीक है। रीजनिंग के अंदर 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगेन टाइमिंग क्या है कि आपका टोटल कॉम्पोजिट टाइम है पूरे फेज 1 का, तो यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ मतलब सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, बट वो टाइमिंग आपको इस सेक्शन को कितना टाइम देना है वो खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि उतना ही हम अटेम्प्ट करें जितना कट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, और विद एक्यूरेसी। अब यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका मतलब आउट ऑफ 20 जो कट ऑफ हमारा गया है 2024 के अंदर वो 3.25 गया है। क्या ये इतना कट ऑफ कम जो है वो क्या हमें बताता है? द लेवल ऑफ एग्जाम, हाउ मेनी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट, राइट, और यहां पे हम नेक्स्ट टाइम भी कितना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। आपका 23 में यहाँ पे 3 कट ऑफ गया है, 3.75 कट ऑफ गया है, 3.75 कट ऑफ गया है। तो इसका क्या मतलब है? द हाईएस्ट कट ऑफ वाज 3.75 और यहाँ पे मैं चलो इसको इक्विवेलेंट ले लेती हूँ 4 के, है ना, कि आपका चलो यहाँ पे पेपर जैसा भी आएगा तो 4 से 5 तक का ही कट ऑफ यहाँ पे रीजनिंग में आपको देखने को मिल सकता है, क्लियर है। अब ये 4 से 5 तक का जो कट ऑफ वाला आप थोड़ा सा ऊपर लेके चलिए। मैं क्यों यहाँ पे 3 नहीं ले रही हूँ? आप कहोगे मैम 3 भी तो जा सकता है, आप 3 क्यों नहीं ले रहे हो टारगेट? मैं यहाँ पे इसलिए तो 1 मार्क्स ऊपर ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके चलोगे टारगेट को तो थोड़ा आप मतलब आपके ज्यादा चांसेस होंगे आगे जाके क्लियर करने के, ठीक है। तो सपोज वी हैव टू क्लियर द 5 कट ऑफ सपोज, ठीक है। तो आप उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर के लिए भी अपना टारगेट बना के चलोगे कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है। तो अभी जैसे कि आपके पास 20 क्वेश्चंस होंगे तो मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। लेवल कैसा होगा? मॉडरेट होगा, इजी होगा। सम क्वेश्चंस विल बी कंप्लीटली डूएबल एंड सम क्वेश्चंस यू हैव टू आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम, ठीक है। सो यू हैव टू इन्वेस्ट अ लिटिल मोर टाइम इन सम क्वेश्चंस, बट उतने ही करने हैं कि जितने मेरे कट ऑफ के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं आप इन 20 क्वेश्चंस में से 10 to 12 क्वेश्चन का ही टारगेट रखिए,
10 to 12 क्वेश्चन का ही टारगेट रखो एंड बट एक्यूरेसी से रखना है। आपने ऐसा नहीं कि तुक्का लगा दिया कहीं पे, तो एक्यूरेसी से आपको ये टारगेट रखना है, तो आपके ज्यादा क्वेश्चन यहां से गलत बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब ये 10 to 12 क्वेश्चंस के लिए गिव योरसेल्फ 10 मिनट्स। चलो मैक्स टू मैक्स 12 मिनट्स, नहीं होता कई बार लोगों से सॉल्व, तो 10 to 12 मिनट्स अपने आप को दीजिए। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ कि आप इतने मिनट दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही डिसाइड करता है कि आप बाकी सेक्शन में भी तो आपको सॉल्व करना है ना, तो हम सारा टाइम यहाँ नहीं दे सकते। अगर हमारे पास ये एडवांटेज होगा कि हम यहाँ पे कम से कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, सपोज 8 मिनट में अगर आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो, 12 क्वेश्चन कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, राइट। उससे ज्यादा हमारे लिए सब नेसेसरी है ही नहीं। तो अभी आपका टारगेट स्कोर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 20 क्वेश्चंस आपके हैं, तो आउट ऑफ 20 10 to 12 क्वेश्चंस का टारगेट बनाओ। एंड अगर यहाँ पे आप टाइमिंग का मैं यहाँ पे देखूं कि कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो रीजनिंग के अंदर, तो 8 मिनट बहुत होगा आपके लिए, काफी, ठीक है, 8 मिनट्स विल बी सफिशियंट। तो 8 to 12 मिनट्स तक का आप इसको टारगेट बना के चलिए, मैक्स टू मैक्स 12 मिनट दीजिएगा रीजनिंग को, ठीक है। नाउ इन दीज 12 मिनट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आप अपने को यही 12 मिनट्स तक ही रखिएगा एंड उसी में क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है आपको, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यू विल चूज द इजियर क्वेश्चंस, द डुएबल क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई, हम इतना टारगेट क्यों बना रहे हैं ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं द सिलेबस पार्ट, क्या सिलेबस है हमारा उसको समझते हैं। आपके पास अल्फान्यूमेरिक सीरीज टॉपिक आता है, आपके पास कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें बेसिक कोडिंग वाले जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आ सकते हैं, बेसिकली चाइनीज कोडिंग भी ज्यादातर आ सकता है। सिलॉजिज्म आपका आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। इनइक्वालिटी है, डायरेक्शन सेंस है, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, स्टेटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है आपके पास, ठीक है। ये सारे टाइप ऑफ पजल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये देख सकते हो। डेटा सफिशिएंसी आपके पास है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ये सिलेबस है आपका रीजनिंग का सारा। आउटपुट, इनपुट आउटपुट है आपके पास, मशीन इनपुट आउटपुट, जो सिंगल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके नबार्ड के अंदर। क्रिटिकल रीजनिंग भी आपका एक पार्ट है सिलेबस का, जिसमें ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब बात यहाँ पे यह आती है कि ये सिलेबस जो है, इस सिलेबस के अंदर मुझे कितनी सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, बिकॉज व्हेन वी हैव टू क्वालिफाई समथिंग, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट, कि हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, राइट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम यहाँ पे समझेंगे, और मैं ये आपको ये भी बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों हैं, राइट। तो आपके पास यहाँ पे देखो, ज्यादा से ज्यादा जो हाईएस्ट वेटेज होती है वो सीटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल्स की होती है, राइट। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम नंबर 1 यहाँ पे लेके चलेंगे अपना इनइक्वालिटी, ठीक है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन सेंस बोल लीजिए, सिलॉजिज्म, पर सिलॉजिज्म चैप्टर को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। 4th 5th ये हो गया कंपैरिजन बेस्ड पजल, जो आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर का पार्ट है। क्लियर, और पजल्स, और फिर आपका लास्ट में सिटिंग अरेंजमेंट। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। बाकी टॉपिक्स का कई बार आते हैं कई बार नहीं आते हैं, बट ये टॉपिक आपके आते ही आते हैं। इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग कवर करना है, आ सकता है एग्जाम में, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं आएगा, इसके भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। और अल्फान्यूमेरिक सीरीज का चैप्टर, अल्फान्यूमेरिक सीरीज चैप्टर आप कवर करोगे तो आपका जो मिसलेनियस क्वेश्चंस है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस ऐसे ज्यादा आपको पिछले साल भी नहीं देखने को मिले, उससे पहले भी नहीं देखने को मिले, और अगर आते भी हैं तो वो बहुत इजी आते हैं। बट अगर आप एक्यूरेट हैं तभी, मतलब आप 100% श्योर हैं तभी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, नहीं तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में नहीं डालते हैं। डेटा सफिशिएंसी पे भी कभी क्वेश्चन आते हैं कभी नहीं आते हैं, बट ये थोड़ा सा आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके ये सारे हैं, आपको 1 by 1 यहाँ से स्टार्ट करना है एंड देन यू हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट है, जबकि मैम इसमें तो बहुत टाइम लगता है सीखने के लिए, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा टॉपिक ट्रेंड है, ठीक है, उसके अंदर आपके पास सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चंस 23 में आए हैं, 2 क्वेश्चंस 22 में आए हैं, लास्ट 3 इयर्स का मैं बता रही हूं आपको। इनइक्वालिटी से ऑलमोस्ट हर साल आपका क्वेश्चन आता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में सबसे नंबर 1 पे है। डायरेक्शन सेंस से भी आपका एक क्वेश्चन आया, बट स्टिल आपको ये कवर करना चाहिए, बहुत समय नहीं लेता है ये चैप्टर कवर करने के लिए, और इसके अगर क्वेश्चन आ भी गया ना तो बहुत ईजी आता है एग्जाम के अंदर, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन सेंस से 22 में ही क्वेश्चन देखने को मिला लास्ट। पजल से आपके 8 क्वेश्चन 2024 में आए, 4 क्वेश्चन आपके 23 में, 4 क्वेश्चन आपके 22 में आए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन आपके आए हैं, 4 क्वेश्चन देन 8 क्वेश्चन 22 में आए हैं। अब ये दोनों चैप्टर ना अलग अलग नहीं है, इन दोनों को अलग अलग मत लेना, ये दोनों की जो कंडीशनिंग है वो सेम टू सेम ही आती है, सिमिलर लैंग्वेज ही होता है, बस पजल्स में टेबल बनानी होती है, सिटिंग अरेंजमेंट में डायग्राम बनाना होता है, सिंपल ये चीज है आपकी। इसके अंदर आपके पास रैंकिंग एंड ऑर्डर का जो कंपैरिजन बेस्ड पार्ट ही आता है, यहाँ पे आपका कंपैरिजन पार्ट ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से 24 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट 23 में आपका 3 क्वेश्चन आए हुए हैं एक पैराग्राफ से, एंड 22 में भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। ब्लड रिलेशन से आपके 3 क्वेश्चंस 24 में आए हुए हैं, 1 क्वेश्चन आपका यहाँ, 1 क्वेश्चन आपका यहाँ आया हुआ है। मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपके आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। मिसलेनियस क्वेश्चंस में जैसे कि पेयर ऑफ डिजिट्स, पेयर ऑफ लेटर्स, आप इन टाइप के क्वेश्चंस को देखना, पेयर फॉर्मेशन वाले, या फिर मीनिंगफुल वर्ड वाला, या फिर कुछ अरेंजमेंट करनी होगी, सपोज आपको लेटर्स में से लेटर्स को कन्वर्ट करना होगा, नेक्स्ट लेटर में वोवल्स को कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट करना है, इस टाइप के कुछ कंडीशनिंग बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली आपके कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको अलग से आपको कहीं से ढूंढ के प्रिपेयर करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आपका टॉपिक एनालिसिस है। आई होप ये आपको एक आइडिया दे रहा होगा यहाँ पे से कि कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। यू कैन सी दैट कि 10 to 12 क्वेश्चन आपके पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट से आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 to 12 क्वेश्चन का जो वेटेज होता है, मैं वेटेज बता रही हूँ आपको, तो ये आपका पजल्स का है और सिटिंग अरेंजमेंट का है, और किसका है, सिटिंग अरेंजमेंट का है। बाकी आपके जो जितने भी 8 to 9 क्वेश्चंस है वो मिसलेनियस टॉपिक्स है। मिसलेनियस टॉपिक मतलब इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ये वाले सारे। ठीक है, तो वेटेज सबसे ज्यादा उसी का है। बट स्टिल अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपको जितनी पजल्स आ रही है उतने सारे सॉल्व करने, क्या पता अगर पेपर में 3 सेट आ गए पजल के और 5 ही क्वेश्चन मिसलेनियस के आए तो क्या होगा, या 6 क्वेश्चन मिसलेनियस के आए, है ना। तो आपको कंसिडर पहले तो यही करना है, ध्यान देना है कि आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करें, शॉर्ट क्वेश्चन है। एंड अगर आपका अटेम्प्ट पूरा नहीं हो रहा है, 10 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आप एक पजल सॉल्व कर लो वहां पे जाके। क्लियर है, तो टारगेट यही रखो कि एटलीस्ट यू कैन सॉल्व 10 क्वेश्चंस एंड दोज विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डे वाइज प्लान में आपको समझाना चाहती हूँ। इस डे वाइज प्लान को आपको कंसिडर करना है। यहाँ पे मैं आपको डे वाइज में मतलब डेट का नहीं दिख रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको डे दे रही हूँ कि आपका ये टॉपिक इतने दिन में कवर हो जाता है, आसान है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखो यहाँ पे 2 डेज है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर आप कवर कर रहे हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत देखिए, प्रैक्टिस करिए, बस ज्यादा नहीं मांगता ये चैप्टर आपके लिए। कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज बेस ही आपको थोड़ा बहुत ध्यान से देखना है, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस आपको कवर करना है। तो 2 दिन या 1 दिन में आपका ये भी कवर हो जाएगा। इनइक्वालिटी 2 डेज लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस आपको करनी है। डायरेक्शन 2 डेज में आराम से कवर हो जाएगा। अब ये 2 डेज क्यों कह रही हूँ मैं कि यहाँ पे आपका 1 आवर का है सिर्फ टाइमिंग। रीजनिंग को 1 आवर दीजिए डेली। अभी आप रीजनिंग को 1 आवर दो और आपका आराम से रीजनिंग वाला जो पार्ट है, जो सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 आवर दीजिए, और ज्यादा भी नहीं देने का है आपको यहाँ पे। ठीक है,
तो आपके पास ब्लड रिलेशन है, एक दिन थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन करो, उसके बाद थोड़ा बहुत अगले दिन प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करो, ताकि आपका चैप्टर लर्न भी हो जाए, मतलब आप समझ भी जाओ और आप प्रैक्टिस भी साथ के साथ कर रहे हो। ऑर्डर रैंकिंग से आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बताया, वो आप प्रैक्टिस करो, समझो उसको पहले, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। सिलोजिज्म में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना, कंफ्यूजन को दूर करने में टाइम लगता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है जितना भी दिन आपके पास है। 5 दिन सीटिंग अरेंजमेंट को दीजिए, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो 5 दिन इसको दीजिए, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बहुत हायर लेवल नहीं जाना है, मॉडरेट मॉडरेट इजी, मतलब मॉडरेट से नीचे ही रहना है आपको, ठीक है। जैसा आपका आरआरबी पीओ लेवल हो गया, एसबीआई पीओ प्री लेवल हो गया, आईबीपीएस पीओ प्री लेवल हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करिएगा, ठीक है, पीओ प्री लेवल, ठीक है। तो पजल्स आपको कवर करने, 5 दिन आप नेक्स्ट पजल्स को सॉल्व करिए, अच्छे से इजी से स्टार्ट करिएगा, मॉडरेट मॉडरेट में आगे बढ़ते रहिएगा, बस इतना ही चाहिए अब आपको। अब ये सारा पार्ट आपका रीजनिंग का कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का मतलब है, जब आपका ये सारा पार्ट कवर हो जाएगा तो इसके बाद जैसे आपने क्या करना है, 2 से 3 सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स कवर करने हैं हर दिन, जब भी आपका रीजनिंग का टर्न आपने रखा होगा टाइम टेबल के अंदर, ठीक है। तो आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इनके कवर करने हैं। फिर आपको साथ में जैसे मिसलेनियस टॉपिक में से कवर कर लेने हैं, 2-3 मिसलेनियस टॉपिक कवर कर लेने हैं आपको। तो ये आपका बाद में प्लान बन जाएगा जब आप रिवीजन करोगे सिर्फ रीजनिंग की, जब आप सिर्फ रिवीजन करोगे तो बहुत सारी प्रैक्टिस, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पे लगेगी, सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी, ज्यादा ये अब आपको सिलेबस कवर करने में डिमांड नहीं करता है टाइम, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे से देख सकते हो। आई होप इट इज गोइंग टू हेल्प यू नाउ। एंड यहाँ पे कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो आप, क्या सोर्स आपके लिए हो सकते हैं। अगर मैं आपको फ्री यूट्यूब वीडियोस की बात करूं तो आप ये एडुटैप रेगुलेटरी बॉडी चैनल पे जा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट के बार पे, और वहां पे क्यूआरई सर्च करो। क्यूआरई सर्च करोगे ना, ऐसे करके आपको ये वाला पार्ट पूरा निकल के आएगा, ठीक है। अब ये है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, बट ये नाबार्ड के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको एक बार शो करती हूँ। इसके अंदर आपकी जो ये वीडियोस हैं, ठीक है, आपने प्लेलिस्ट सर्च करी यहाँ पे QRE, ठीक है। तो ये आपका ओपन हो गया। अब इसमें अब आप जाओगे तो आपके पास काफी सारी चीजें दिखेंगी आपको, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये रहा। तो इसमें आपका जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर डायरेक्शन डिस्टेंस आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, इनइक्वालिटी है। तो आपको क्या करना है, हायर लेवल क्वेश्चन नहीं करने। सिलोजिज्म आप देख पा रहे हो, ठीक है, आपका पूरा यहाँ पे नाबार्ड के लिए भी, रीजनिंग लाइव क्लासेस नाबार्ड के लिए भी कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी आपको जो 360 डिग्री वाला पार्ट है रीजनिंग के लिए, वो भी यहाँ पे आपका यूजफुल ही होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आपको क्या करना है, बस हायर लेवल नहीं पढ़ना है आपको, बेसिक और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो यहाँ पे से आप अपना थोड़ा बहुत कर सकते हो। बाकी आप और प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हो, टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, तो यहाँ पे आपके लिए जो ये गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स जो है आपका काफी यूजफुल रहेगा। गोल्ड कोर्स अगर आप यहाँ पे फेज 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए गोल्ड कोर्स जो है वो काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे मतलब जो लाइव क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी। तो सारी चीजें आपके यहाँ पे हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आपको यहाँ पे से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा आपको इसी के अंदर से, ओके। तो ये सारी ही चीजें आप गोल्ड कोर्स में देख सकते हो। लाइव क्लासेस आपके, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, जो भी सब्जेक्ट आपके कॉन्सेप्ट नोट के होंगे, ठीक है। देन मॉक टेस्ट, इंटरव्यू सेशंस आपके सारे होंगे। मतलब गोल्ड कोर्स आपका फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू तक का आपका पूरा रखता है। नेक्स्ट सिल्वर कोर्स, अगर आप यहाँ पे फेज 1 आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है कि फेज 1 के लिए आपको जरूरत नहीं है ज्यादा, तो यहाँ पे फेज 2 एंड इंटरव्यू के लिए आपका सिल्वर कोर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको फ्री यूट्यूब वीडियोस के लिए बारे में बता दिया, और ये आपका कोर्स जो है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो भी आपको अपने लिए सही लगता है वो आप यहाँ पे से चूज करिएगा। एनरोल आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा इसका। एंड सेकंड, आप edutap.in वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी ही चीजें आपकी इसके अंदर हैं। अभी इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको कंसिडर कर सकते हैं फेज 1 के लिए।
ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एंड नाउ द इंपॉर्टेंट टिप्स, कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हो सकती हैं आपके पास। देखो, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा कोई भी सब्जेक्ट का, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत टाइम नहीं लगाना है। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सॉल्व हो पाएगा आपसे, नहीं हो पाएगा, तो उसको स्किप करना है। ठीक है, अगर आपके पास, देखो नेक्स्ट आपको टॉपिक वही चूज करने हैं, पहले सिलेक्ट वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं पहले, जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो, जहां पे आपको लग रहा है कि आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, जो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, वो आप टाइमर के साथ भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। जैसे क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, या आप मतलब टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि एग्जाम में रियल टाइम एक्सपीरियंस, रियल टाइम प्रेशर का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस रहे पहले से। ठीक है, और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते रहनी है आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, स्किप बिल्कुल भी मत करना किसी को। एंड ट्राई, आपको ये नहीं देखना कि पूरा सिलेबस जब तक कवर होगा उसी के बाद मैं मॉक टेस्ट दूंगा। सिलेबस कवर करते मत रहना। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करो, 50, 60, 70% जब एक बार कवर हो जाए तो स्टार्ट टेस्टिंग योरसेल्फ देन। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें आपको कवर करनी है। एंड आई होप ये वीडियो अब आपको हेल्प करेगा। रीजनिंग में एटलीस्ट आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कैसे आप डेज मतलब उसमें डाल सकते हैं, कितने डेज में आपका कवर हो सकता है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जब आपका रीजनिंग का एक पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद आप रिवीजन करिए। एंड रिवीजन में आप क्या कर सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, सो आई होप एवरी वन ऑफ यू will remember all these points. Remember that we don't have to target all the 20 questions. We can just solve 10 questions, और 10 questions का ही टारगेट रखिए, बट एक्यूरेटली सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपने वहां पे तुक्का मारा हो, 10 में से 5 तो गलती हो गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।